रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। आइए एक बार फिर से दोस्ती के इस रिश्ते को संवारा जाए। वक्त जो साथ गुजारे उनकी यादों को निखारा जाए, थोड़ा वक्त साथ गुजारा जाए। यह है रोशनी का कारवां। सुनने वाले तमाम दोस्तों तक सलीमा और अरशद का सलाम पहुंचे। सलीमा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि किसी रात आसमान की तरफ नजर उठाकर देखें, हजारों लाखों तारों से भरा है ये, और एक जगह जाकर निगाह टिकती है उत्तर में एक चमकते तारे की तरफ। तुम कहना क्या चाहते हो अर्शद? यही कि अट्रैक्शन चमक में होती है, तारे में नहीं। उसी तरह इंसान की खूबियां उससे इम्प्रेसिव बनाती हैं, उससे अट्रैक्टिव बनाती हैं, खुद वो कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बेशक। तो शुरुआत करें, बात करें उस शख्स से जो दृष्टिहीन है लेकिन जिंदगी जीने के हुनर से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज चेन्नई के मुरली हमारे साथ होंगे, जिन्होंने 20 बरस की उम्र में जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आंखों की रोशनी खो दी थी, मगर इस हादसे से हताश हुए बगैर जीवन का सफर तय करते रहे। सोशल वर्क में क्वालिफाई किया, उसी सेक्टर में काम करते हैं और आज बातें कर रहे हैं जॉर्ज इब्राहिम से। नमस्कार मुरली, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पहले आप हमारे सुनने वालों को अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए। I did my social works from Trichy, that's my native. In the year 95 I completed. After that I moved on to the field of development work, especially through NGOs. I started my career 12 years back with a UK-based organization promoting development work with disabled people through NGOs in the south. My basic role was to organize, coordinate and conduct training programs for the staff of NGOs who are primarily involved in the development work with the disabled people at the grassroots level. And other major role could be to network with similar resource organizations, tying up with hospitals or government agencies, then promoting advocacy campaign work to ensure or protect the rights of the persons with disabilities on the whole. आप सोशल वर्क में शिक्षा प्राप्त किया, एक गैर सरकारी संस्था में काम शुरू किया विकलांगता के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, और आप आयोजन, प्रशिक्षण और जागरूकता लाने का काम करते हैं। तो मुरली, आप ये बताइए कि आपको ये सोशल वर्क में रुचि कहाँ से और कैसे हुआ? I happened to become blind when I was 21 years old. I started losing my vision due to some genetic reasons. So then I was looking for some rehabilitation. That time, I underwent some braille learning. Braille stenography was imparted to me. Then I was thinking to myself, why should I just confine myself to a stenographer or a clerical person in the office? Then my own friends and people in the institute where I was doing my stenography, they were suggesting me social works. That time it was a bit challenging, and people were just wondering, because you yourself a disabled person, how it is possible for you to do social work, graduation and all. But I took it very seriously and did my post graduation. And those days, it was very difficult to get a job, but there were organizations who were promoting disabled people and they were encouraging disabled people to take up work among the persons with disabilities in the NGO sector. So that's how I just joined this field of rehabilitation of persons with disabilities. आप 21 साल के थे जब आपके आंख की रोशनी कम होने लगी।
तो आपने शुरू में ब्रेल सीखना शुरू किया और स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। तब आपको लगा कि ये टाइपिंग और प्रशिक्षण बहुत ही स्कोप बहुत कम है और आपके मित्रों ने, आपके जो सहपाठी है वो कहे कि आप शायद सोशल वर्क का काम शुरू किए, तो आपने ये सीरियसली लिया। इसके बावजूद कि आपके जो मित्र है वो सोच रहे थे कि आप ये कैसे करें, पर आपने सोशल वर्क का प्रशिक्षण लिया और आगे जाके आप गैर सरकारी संस्थाओं में काम किया। और तो हम जानना चाहेंगे, जब 21 साल की उम्र में जब आपको पता लगा कि आपका आंख कमज़ोर है और आप दृष्टिहीन होने वाले हैं, तो आपका क्या प्रतिक्रिया था? I was just coming out of my undergraduation as any other normal person. I was having so much of aspirations and expectation. Even my parents were also very much expecting something from me. It was it was a big blow to my career. But still, initially there was a bit of depression and sort of botheration. But over a period, after visiting so many institutes and talking to people who were blind by birth, I gained the confidence. And since there were some options available in terms of rehabilitation, I took it. I started learning, and I started preparing myself to live with that condition. That was my real strength. That I had that innate strength to overcome this predicament. शुरू में निराशा, ऐसा लगा कि जिंदगी रुक गई है, पर जब आपने इधर उधर ट्रैवल किया, लोगों से मिले, दृष्टिहीन लोगों के संपर्क में आए और ऐसे संस्थाओं को विजिट किया जहां पर दृष्टिहीन लोगों को पढ़ाया जाता है, जिंदगी में प्रिपेयर किया गया, तो आपको लगा कि जिंदगी में अभी काफी कुछ बाकी है और आपने अपने इरादे बदले। आप ये सोच लिया कि आप जिंदगी में कुछ बनेंगे और आपने जिंदगी का सफर शुरू किया दोबारा। बहुत अच्छे मुरली, अभी आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि जो आपके काम के अंतर्गत आप इतना ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, ये आप कैसे मैनेज करते हैं? The amount of confidence you have in yourself, that makes a difference. Fortunately, I had seen the world before, so I had that orientation. But still, so new places, I need to adjust myself. Like I ask people how with this area looks like, all these things. I get a prior information, and I I make a frame within myself, and I try to move along. But there will be some amount of caution, but still the confidence level that helps me in being independent in my mobility. There are people who really help us, like just not that they come with you all along. It is not like that, but at least giving direction or guiding us. That way I take it easily. Moreover, these railway stations and airports, you have the enquiry system where you could get information, and using your mobility skills, I just managed to go along. तो आपका कहना है कि आत्मविश्वास, पहले से ही जहां जाना है उस जगह का जानकारी होना और दूसरे लोगों से मदद लेना, यही 3 मुख्य आपके यंत्र हैं जो आपको यात्रा में सफलता देते हैं। अभी हम जानना चाहेंगे कि आपका जो काम के दौरान किस प्रकार के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? I am independently using the computer with the use of special software called JAWS, so which has become very handy. So I don't even have any personal secretary to help me. I do my work. In fact, I provide the necessary information to the office. Reading, I have a scanner. I use the scanner. Otherwise, I get the things recorded, or you have the CD version of every material nowadays. So I do that way. But basically, I have the braille. I use the braille literature to read my. आप टॉकिंग कंप्यूटर्स, ब्रेल और स्कैनर्स को यूज करते हुए अपने ऑफिस में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। वेरी वेरी गुड। अभी ये बताइए मुरली कि जब आप ब्लाइंड नहीं थे और जब आप अभी ब्लाइंड हैं, आपके जो हॉबीज और इंटरेस्ट है इसमें कोई चेंज हुआ? Well, I used to be reasonably good cricketer in the normal format. Again, after becoming blind, there also you have cricket being promoted for the blind people in a special way. So I'm still maintaining the same interest. In fact, I'm regularly following the cricket matches going across the world. Nowadays, my listening things have increased, and moreover, watching movies also, slowly getting into my habits. क्रिकेट में आपका शौक पहले भी था, आज भी है, और आजकल आप फिल्म्स भी देखते हैं और रेडियो कार्यक्रम भी सुनते हैं।
वेरी नाइस। अब ये बताइए कि आप हमारे सुनने वालों को अगर दो बातें कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? Nothing is impossible in this world. Don't lose your confidence. Opportunities are there. तो आपका कहना है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ ज़िंदगी जिए, आपके लिए मौका ही मौका होगा। बहुत खूब मुरली, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुलाकात के बाद चलें जाने माने अभिनेता और एक और जबरदस्त कलाकार का दरवाजा खटखटाएं, उनसे पूछें कि किस शख्सियत के बारे में वो हमें बताएंगे। अरशद, अगर बात को इतना घुमा फिरा कर ना कहा जाए तो इस तरह भी तो कहा जा सकता है कि अभिनेता नसीरुद्दीन शाह हमें पंजाब के एक राइटर डॉक्टर एस तारसेम के बारे में बताएंगे। वही डॉक्टर तारसेम जिनका इंटरव्यू आपने प्रोग्राम 32 में सुना था। एस तारसेम दिसंबर 1942 को पंजाब के एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे तारसेम मात्र 5 वर्ष की आयु में ही अपने पिता को खो बैठे थे। तब से उनकी माता और बड़े भाई ने ही उनका पालन पोषण किया। पैसों की तंगी के कारण 7वीं कक्षा के बाद से ही उन्हें स्कूल जाना छोड़ना पड़ा। उन्हें और उनके परिवार को दूसरा सदमा तब लगा जब धीरे धीरे वो अपनी आंखों की रोशनी खोने लगे। पर वो हताश नहीं हुए और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए 16 वर्ष की आयु में ट्यूशन पढ़ाने लगे और अपनी आगे की पढ़ाई को भी जारी रखा। 30 वर्ष की आयु में उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल छिन गई, पर वो आगे बढ़ते गए और पंजाबी में अपनी पीएचडी पूरी कर पंजाब के एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर बन गए। डॉक्टर तारसेम को साहित्य लेखन का बहुत शौक है। उन्होंने करीब 24 किताबें लिखी हैं, जिनमें कहानियां, कविताएं और गजलें शामिल हैं, जिन्हें प्रकाशित भी किया जा चुका है। हमेशा से ही उन्हें पंजाबी साहित्य से कुछ विशेष लगाव रहा है। भारतीय साहित्य और समाज कल्याण के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें 35 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आज तारसेम पंजाब साहित्य कला परिषद के जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ एक जानी मानी पंजाबी साहित्य पत्रिका के संपादक भी हैं। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, 3rd ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। Call at 264-981-66. शुक्रिया नसीर साहब कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो सीडी और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें, ईमेल के ज़रिए, या फिर जिस तरह से भी आप राब्ता कायम करते हैं हमसे वैसे करें और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब रुख करते हैं उस खबर की तरफ जो हमारी जिंदगी में खासी अहमियत रखती है। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में वे फाइंडर नाम का एक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ये सिस्टम दृष्टिहीन लोगों को न सिर्फ लोकेशन के बारे में कंफर्म कराता है बल्कि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद भी करता है। Yes, users would carry a triggered card that would activate audio directions from speakers placed close to the pavement in the city. और आपको बता दूं कि ऐसे 60 स्पीकर्स लगाए गए हैं और जब इसका यूजर रेंज के अंदर होता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सिस्टम इतना आम हो जाएगा कि इसका फायदा जरूरतमंद उठा सकेंगे। हमारे पास आपके संदेशे, आपके खत आते रहते हैं और ये जानकर खुशी होती है कि न सिर्फ आप इस प्रोग्राम से जानकारी लेते हैं बल्कि अक्सर अपनी शंकाएं, अपनी क्वेरीज भी हमें भेजते रहते हैं। भाई, इनमें ज़्यादातर करियर ऑप्शन फॉर ब्लाइंड पीपल से जुड़ी हुई होती हैं बातें। जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में एक पेचीदा मसला है, यानी वो करियर चुनना जो आपको सूट करता हो और वो करियर जिसे आप सूट करते हो। टैक्सेशन कंसल्टेंसी एक ऐसा करियर है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी जिंदगी टैक्सेशन से जुड़ी है, चाहे वो डायरेक्ट हो जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स वगैरह, या फिर इनडायरेक्ट
जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, टैक्स एक्सपर्ट की जो जरूरत है वो आज हर जगह बढ़ गई है और हर जगह महसूस की जाती जी है। हाँ दोस्तों, इसीलिए हम सुनेंगे दिलीप लॉयल्का को, जो कोलकाता के सीए हैं, ब्लाइंड हैं और इनकम टैक्स कंसल्टेंट हैं। दिलीप को हमने प्रोग्राम 40th में सुना था, जो 40वां प्रोग्राम है। ये वही दिलीप है ना? जी जी बिल्कुल, बड़ी काम की बातें बता रहे हैं रेणुका भगत को। मिस्टर लॉयल्का, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि एक टैक्स कंसल्टेंट या एक टैक्स सलाहकार के क्या कार्य होते हैं? देखिए, हमारे देश में कई तरह के कर हैं, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इन सब टैक्सों के विषय में जानकारी आम व्यक्तियों को डिटेल में नहीं रहती है। तो किस ट्रांजैक्शन पे क्या टैक्स लगेगा और किस ट्रांजैक्शन को किस तरह करने से टैक्स अतिरिक्त नहीं लगेगा, यह सलाह एक टैक्स सलाहकार को अपने क्लाइंट्स को देनी होती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए दो आपको बताता हूँ कि आप मान लीजिए कि आप एक शेयर सेल करना चाहते हैं। अगर उस शेयर को आप 10-11 महीने होल्ड कर रखे हैं, तो आप टैक्स सलाहकार के पास जाएंगे तो हो सकता है वो बोले कि आप 12 महीने के बाद बेचिए, ताकि आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर पे होगा और जिस पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिस्टर लॉयल्का, एक व्यक्ति टैक्स कंसल्टेंट कैसे बन सकता है? अब जैसे मान लीजिए कि आप आयकर या वेल्थ टैक्स या दूसरे टैक्सों के विषय में जानकारी देना चाहते हैं, कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो क्या है कि उस कानून की आपको डिटेल जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि आप LLB का कोर्स है, LLM के कोर्स हैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है। तो पहली बात तो ये दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन लीजिए। उसके बाद अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लीजिए। अगर आप LLB पास किया आपने, तो आप एज एन एडवोकेट रजिस्ट्रेशन करा लीजिए किसी भी बार काउंसिल में जहां आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी चीज़ होती है कि दूसरे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आप एक टैक्स कंसल्टेंट हैं और आपको आपके सब्जेक्ट्स की डिटेल जानकारी है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे टैक्स के डिफरेंट जर्नल्स आते हैं, आप या तो उन जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स भेजिए। डिफरेंट सेमिनार्स होते रहते हैं, आप उस सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ पे पेपर प्रेजेंट करिए। तब क्या होता है कि जब लोग आपको जानने लगते हैं तो फिर प्रैक्टिस आपकी चलने लगती है। अच्छा, अगर एक दृष्टिहीन विद्यार्थी टैक्सेशन एज अ सब्जेक्ट या टैक्सेशन की पढ़ाई करता है, तो उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों का वो हल किस प्रकार निकाल सकता है? जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट्स में जो कठिनाइयाँ आए, टैक्स में उससे कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई दूसरी नहीं आती है। खाली क्या है कि इसमें जो स्टडी आपको हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है और वो मीनिंग एक कॉमा फुल स्टॉप से भी चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप किसी को कहा रोको मत जाने दो और एक कहा रोको मत जाने दो, तो दोनों में जस्ट दो अलग अलग मीनिंग निकलती है, जस्ट रिवर्स मीनिंग निकलती है। तो टैक्स के एंगल से किसी भी कानून को पढ़ने के लिए आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा कि जो लिखा है, जो वो मीन करता है, आप एग्जैक्टली उसको समझ जाएं। जैसे बहुत सारे माध्यम हैं, आप सॉफ्ट कॉपीज़ को कंप्यूटर के थ्रू से पढ़ते हैं, हार्ड कॉपीज़ को रीडिंग मशीन के थ्रू से पढ़ते हैं या मैनुअल रीडर के थ्रू से पढ़ते हैं। तो मैनुअल रीडर कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो पंक्चुएशंस का उसको अच्छा ज्ञान हो और प्रोनाउंसिएशंस अच्छे हों, ताकि आपको वो जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही समझ में आ जाए। और या आप मशीन से पढ़ते हैं तो उस मशीन के प्रोनाउंसिएशंस के बारे में आप थोड़े एक्वेंट हों। अगर आपको अकाउंट्स का अच्छा इन डेप्थ कंसेप्ट है तो फिगर वर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी जब अपना CA ज्वाइन किया था तो मेरे को लोगों ने कहा था कि पेपर लाइक ऑपरेशन रिसर्च, आपका मैथमेटिक्स, सब प्रैक्टिकल पेपर से बहुत दिक्कत आई। पर मेरे को करने के बाद ऐसा लगा कि प्रैक्टिकल पेपर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्कोरिंग, ब्लाइंड के लिए भी उतना ही ज़्यादा स्कोरिंग है जितना एक नॉर्मल पीपल के लिए। एक दृष्टिहीन टैक्स कंसल्टेंट को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और इनका हल क्या हो सकता है? कोई अगर ब्लाइंड है तो उसमें कोई मोबिलिटी का बहुत बड़ा इम्पेयरमेंट नहीं है। अगर आप किसी को साथ में ले लें या आपकी मोबिलिटी ट्रेनिंग हुई हो तो आप अकेले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा सवाल कि जो
अरिथमेटिकल चीज़ें हैं, अकाउंट्स है, जिसमें कि जनरली हर एक टैक्स में अकाउंटेंसी इन्वॉल्व रहती है, तो आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी इसमें वही दिक्कत है कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक ब्लाइंड लड़का मेरे को सही सलाह देगा या एक ब्लाइंड आदमी मेरा केस सही ढंग से रिप्रेजेंट करके आ पाएगा डिफरेंट अथॉरिटीज़ में। तो इस सब के लिए क्या है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है अपनी प्रतिभा को इस लेवल पे ले जाएं कि लोगों को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए। आपको यदि 2-1 मौके मिले, 2-4 मौके मिले, तो उस मौक़ों में आप अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसी से ये कॉन्फिडेंस बनता है। मिस्टर लॉयल का, आप अपने अनुभव से एक दृष्टिहीन टैक्स कंसल्टेंट को किस तरह के एड्स या अप्लायंसेस या टेक्नोलॉजी यूज करने की सलाह देंगे? जितनी भी जर्नल्स आती हैं, प्राय सभी जर्नल्स आपको सॉफ्ट कॉपीज़ भी मिलती हैं, तो आप अगर टॉकिंग कंप्यूटर के माध्यम से उन सॉफ्ट कॉपीज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपको क्लाइंट की ब्रीफ का सवाल है, मान लीजिए नोटिसेज आती हैं या असेसमेंट ऑर्डर्स हैं, तो इन सब को देखने के लिए अगर आपके पास एक मैनुअल असिस्टेंट हो तो ये सबसे अच्छा रहता है। बिकॉज एक नोटिस में आपको देखना है कि खाली कौन से सेक्शन की नोटिस है और आपका इसमें किस डेट का आपकी नोटिस है। लेकिन अगर आप उस नोटिस को स्कैनर पर रख के पढ़िए तो क्या है कि आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको जो चाहिए इन्फॉर्मेशंस वो कहाँ पे है। और दूसरी बात क्या होती है कि बहुत बार प्री प्रिंटेड नोटिसेज आती हैं, तो जिसमें क्या है कि खाली डेट हाथ से कहीं पे भरी हुई है, तो उस समय स्कैनर वो डेट बल्कि मिस कर जाता है। अच्छा, कौन से ऐसे गुण हैं जो एक व्यक्ति को इस पेशे में कामयाबी की तरफ ले जाते हैं? मेरे हिसाब से 2 क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, एक हार्डवर्क, एक सिंसियरिटी। और इस टैक्स प्रोफेशन में क्योंकि क्या है, देखिए रोज़ नए केसेस आते हैं, यहाँ पे इतने हाई कोर्ट्स हैं, सब हाई कोर्ट्स में रोज़ जजमेंट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, टैक्स ट्राइब्यूनल्स में आते हैं, तो इन सब को रेगुलर बेसिस में पढ़ना और उन सब को पढ़कर एक अपना डाइजेस्ट बनाना कि जिस दिन आपको जिस केस की दरकार हो आप उस केस को हाथों हाथ निकाल पाएँ, तो ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा हार्डवर्क और सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। मिस्टर लाल का एक आखिरी सवाल, टैक्सेशन के क्षेत्र में एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या क्या अवसर होते हैं? देखिए, टैक्स कंसल्टेंसी के क्षेत्र में ग्रोथ का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। उसके 2 कारण हैं। ये सन 91 में जब से हमारे कंट्री ग्लोबलाइजेशन में गई, तब से हमारे कंट्री में बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और दूसरी बात है कि नए नए कर भी रोज आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्विस टैक्स है, ये 87 से आया है, लेकिन ये ग्रेजुअली इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जैसे वैट आ गया सेल्स टैक्स की जगह पे, तो इसलिए टैक्स कंसल्टेंट का स्कोप जहाँ तक का सवाल है कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज हम एक और कविता सुना रहे हैं अपने क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन सेगमेंट में, जो कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की एक स्टूडेंट ने हमें भेजे हैं। इनका नाम है सुरभि और सुरभि 12वीं कक्षा में है NIOS में। तो सुरभि, आपने कविता हमें भेजी है जिसका शीर्षक है जिंदगी के पल। जिंदगी है 2 पल के लिए, फूल खिलते हैं चमन में 2 पल के लिए। चलो छोड़कर इस दुनिया को कहीं सुख की सांस ले लें 2 पल के लिए। करुणा के सहारे हमने देखे थे सुनहरे सपने, परंतु कल्पना थी 2 पल के लिए। हकीकत एक ख्वाब नहीं, ख्वाब समझ बैठी थी 2 पल के लिए। सारी जाया कर दी पर जिंदगी का पता न था, जिंदगी है 2 पल के लिए। सुरभि, आपकी इस कविता के बाद मुझे लगा कि मुझे एक बात जरूर कहनी चाहिए कि देखिए, जिंदगी की लंबाई, बड़ाई या उस फूल की खूबसूरती से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो खुशबू जो वो दूसरों को देता है। अरशद, इसी बात पे एक शेर मैं भी सुनाती हूँ। शायर कहता है कि गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा इस चमन में बाबा
ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। आए है, क्या बात है, बहुत खूब, है बहुत ना? खूब, बहुत खूब। बस दोस्तों, इसी अच्छी सी बात के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे फिर अगले हफ्ते, इसका रहा वादा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे,